Assalamualaikum class. As you know that City High School has been starting online classes and we are discussing the chapter number 5 physical states of matter. Yesterday हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो उनसे वो किए थे जिसमें हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन को देखा था. सेकंड जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स का उसमें हमने अब जो यूनिट कन्वर्जन थी टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए जो दो यूनिट थे उन वो लिए अपने कन्वर्जन की और रिमेनिंग जो हमारा न्यूमेरिकल था 3, 4 और 7, 8 वो किससे रेलिवेंट थे, वो बॉयल्स लॉ से रेलिवेंट थे. आज जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, वो बेसिकली रिलेट करेंगे चार्ल्स लॉ से. ठीक है. चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है. इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 87.5 टू 118 cm3. ठीक है. इसने कहा कि हमारे पास जो वॉल्यूम था हमने वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया. इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना था 87.5 cm3 और इसको हमने इंक्रीज़ किया तो वो कितना हो गया 118 cm3. ठीक है. इफ़ उन्होंने कहा वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, इसमें हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है. यही बात हम लोगों ने इसके लॉ में भी पढ़ी थी कि वॉल्यूम हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द टेम्परेचर इफ़ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, यानी हमने T2 फाइंड आउट करना है इफ़ इनिशियल टेम्परेचर इज़ 23 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन टेम्परेचर कौन सा आना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या आना, जो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है उसमें हम लोगों ने 273 ऐड करना है और उस डिग्री सेंटीग्रेड को हमने किस यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, केल्विन में कन्वर्ट कर देना है. जब हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू होगी 296. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, T2 फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. अब आपने फाइंड आउट करना है T2, तो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. V1 को मल्टीप्लाई किया T2 से और T1 को मल्टीप्लाई किया V2 से. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, T2 इधर ही रह जाएगा. T1 मल्टीप्लाइड बाय V2 डिवाइडेड बाय V1. अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है. वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 296 केल्विन. V2 की वैल्यू क्या है 118 cm3. यूनिट साथ हमने नोट डाउन करने हैं. V1 की वैल्यू क्या है 87.5 cm3. ये cm3 से कैंसिल हो गया. 296 को जब हमने 118 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 87.5 से तो हमारे पास आंसर आया 399 केल्विन. 399 आया. यूनिट हमारे पास क्या बच गया था, केल्विन. अब यहाँ देखें हमें ये टेम्परेचर किस में दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है. ठीक है. अगर ये टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया जाता तो हम इसको केल्विन में ही इसका आंसर निकालते, लेकिन अब हमें ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है. यहाँ टेम्परेचर ना स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने यहाँ ये जो केल्विन में वैल्यू निकाली थी इसको हमें जाके डिग्री सेंटीग्रेड में दोबारा ही करना था, तो हम यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड की में कन्वर्ट करने के बाद 23 से करें. नहीं, ऐसे नहीं करना. पहले आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में. उसके साथ जो कैलकुलेशन आ जाएगी उस केल्विन में से फिर हमने इस केल्विन को किस में करना है, दोबारा डिग्री सेंटीग्रेड में. तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर होता है, फार्मूले में लगा लेती हूँ. टेम्परेचर हमने करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमने क्या करना है, जो केल्विन में जो हमें टेम्परेचर दिया गया है उसमें से हमने माइनस करना है 273. ये जो टेम्परेचर हमें हमारे पास केल्विन में कितना आया है, टेम्परेचर 399 टेम्परेचर आया, माइनस 273 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. 126 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास ये आ जाएगा टेम्परेचर जो हमने T2 फाइंड आउट किया. अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 6th न्यूमेरिकल है. 6th न्यूमेरिकल में उन्होंने ये कहा है जी, अ सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है. इट मीन्स कौन सा लॉ है, यहीं से हमें कंफर्म हो जाएगा ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है. उसी का प्रेशर टेम्परेचर हमने किया फ्रॉम 30 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 हमें कितना दिया गया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड.
T2 कितना दिया गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या किया, डिग्री सेंटीग्रेड को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि कमेंट सैंपल कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। उसने कहा कि जो वॉल्यूम हमारे पास पहले था, एग्जैक्ट वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी गई। उसने कहा जो हमारे पास पहले जो वॉल्यूम था, क्या जो नया वॉल्यूम आएगा वो उससे 1/3 डिक्रीज़ हुआ। इट मीन्स इसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, तो इसका हम सपोज करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1। फर्स्ट 1 है। अब हमने ये देखना है कि जो V2 है वो 1/3 डिक्रीज़ हुआ है। इसकी कैलकुलेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे हमने फाइंड आउट करना है V2, सिंपली T2 उधर जाके ये वैसे ही कैलकुलेट कर ले। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V2 इधर है, ये देखें V1/T1, वैसे का वैसे T2 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई होते हैं। V1 कितना दिया गया है, 1 dm³। T2 कितना दिया गया है हमें, 283 केल्विन। T1 कितना है, 303 केल्विन। केल्विन केल्विन से हो गया डिडक्ट। आंसर हमारे पास जो आएगा वो किस में आएगा, वो dm³ में आएगा। अब देखें 283 को 303 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 0.93। उसने कहा पहले वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 1 dm³, और ये हमारे पास आया 0.93। इसने कहा क्या ये जो सेकंड वॉल्यूम है ये 1/3 डिक्रीज़ हुआ, नहीं 1/3 तो डिक्रीज़ नहीं। अगर ये 1/3 डिक्रीज़ होता तो आंसर आना चाहिए था 0.33 dm³। तो फिर हमारे पास ने कहा V1 और V2 की रेशो क्या आई है, V1 और V2 की रेशो है 1:0.93। ये इनकी रेशो आई है और वॉल्यूम 1/3 डिक्रीज़ नहीं हुआ, इंक्रीज़ नहीं हुआ, सॉरी नहीं हुआ। अब इन दोनों केसेस में अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जब हमारे पास टेम्परेचर था 296, यानी जब टेम्परेचर हमारे पास कम था तो वॉल्यूम भी देखें V1 87.5 था। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी टेम्परेचर केल्विन में हमारे पास कितना आया था, 399 आया था, तो हमारे पास वॉल्यूम भी कितना था, 118 cm³। इससे चार्ल्स लॉ कंफर्म हो गया कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड वाले न्यूमेरिकल में भी देखें कि जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम, इस केस में देखें हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा था तो वॉल्यूम भी हमारे पास ज़्यादा आया था। जब टेम्परेचर हमने कम किया तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे एक और बात हमें कंफर्म हो गई। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है वो ये है कि द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.6 × 10⁵ Pascal. What will be the atmospheric pressure in ATM? Is it higher than the Earth atmospheric pressure? यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें सैटर्न का दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सैटर्न प्रेशर ऑफ टाइटन है, जो कि क्या है, लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न क्या है, वो टाइटन है। और टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना दिया गया है, 1.6 × 10⁵ कहते पास्कल में दिया गया। कहते हैं इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एटमॉस्फेयर में। अब आपने वो रिलेशन लगाना है, 1 ATM किसके इक्वल होता है, 101,325 पास्कल के। तो फिर 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, 1 पास्कल होगा 1/101,325 ATM, और 1.6 × 10⁵ पास्कल फिर किसके इक्वल होगा, 1/101,325 इंटू ये 1.6 × 10⁵। तो इसका आंसर जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 1.58 एटमॉस्फेयर। उसने कहा क्या ये अर्थ से ज़्यादा, जी बिल्कुल ज़्यादा। अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड 1 ATM में होता है अर्थ का, और टाइटन का क्या है 1.58 ATM, तो ये बिल्कुल इससे ज़्यादा है। इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं
हम लोगों ने गैसेस की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लिया, गैसेस से जो रेलिवेंट लॉस थे उनको भी डिस्कस कर लिया, और इन लॉ से रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स थे उनको भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग अपने चैप्टर का जो सेकंड स्टेट है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सेकंड स्टेट को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ लिक्विड। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये कहा था कि लिक्विड को अगर देखा जाए तो लिक्विड्स क्या डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। डेफिनेट वॉल्यूम इनका क्यों होता है, उसमें आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल है वो अब हम डिस्कस करते हैं जी इसमें। और उसके बाद हम लोगों ने जो इसकी मेन प्रॉपर्टी जो लिक्विड पोजेस करती है वो इसका क्या है जी, एवेपोरेशन, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। हमने जो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है जी, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन किसकी प्रॉपर्टी है, एवेपोरेशन प्रॉपर्टी है लिक्विड की। लिक्विड में मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ज़्यादा। जब इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको इफ़ेक्ट करती हैं, बेसिकली ये इफ़ेक्ट करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आपको याद हो तो तब भी आपको ये बात बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि एवेपोरेशन है, इसकी डिफ्यूजन है, फिर बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड्स का, फिर आप इनकी कह लें फ्रीजिंग पॉइंट है। ये इन सब प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिक्विड जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। फिर आपको बताया था कि लिक्विड्स की बेसिकली क्या होती है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। इनको जिस भी चीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गिलास अगर आप पानी का लेते हैं तो एक गिलास को जब आप जग में डालते हैं तो वो जग की शेप अटेन कर लेता है, रहता वो एक गिलास ही है, वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन उसकी शेप क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल है वो वन बाय वन में डिस्कस कर रहे हैं। गैसेस का बताया, लिक्विड में आपको ये बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इफेक्ट करता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे एवेपोरेशन है, डिफ्यूजन है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट है, और इसके बाद वेपर प्रेशर है। ये इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनको ये इफेक्ट करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करें दैट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज जो सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। सबसे पहले इवेपोरेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन जो सा वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, गैस में हो जाएगी या वेपर में हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर था जो लिक्विड फेज में था, हमने इसको हीट प्रोवाइड की और ये वाटर फॉर्मूला इसका सेम ही रहा, बट ये वाटर अब गैशियस फॉर्म में आ गया। हमने कितनी हीट प्रोवाइड की, हमने इसको हीट प्रोवाइड की 40.7 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करें तो वाटर लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चले जाता है, गैशियस स्टेट में चले जाता है। ये हमारे पास आ जाता है एवेपोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस करी। अगर आपको 2 मार्क्स का आता है तो हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसकी नोट डाउन कर लेना। अब ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि एवेपोरेशन जो है वो सिंपली ये हुआ कि हमने वाटर को हीट किया और वाटर लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज होगा, लेकिन ऐसे इतना आसानी से बेसिकली होता नहीं है। एवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत कॉमन प्रोसेस है, आप इसको अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे कॉमन आप देखें कि हम कपड़े जो उनसे वो वॉश करते हैं, जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनको खुश्क करने के लिए फैला देते हैं, उसके अंदर जो पानी होता है वो कहाँ गायब हो जाता है, कहीं गायब नहीं होता, वो कोई मैजिक नहीं होता, उसके पीछे एक केमिस्ट्री है, और वो केमिस्ट्री क्या है, वो एवेपोरेशन की केमिस्ट्री है। आप देखिए हमें स्वेटिंग होती है, पानी हमारी बॉडी से एवेपोरेट होता है, बाहर निकलता है, थोड़ी देर के बाद वो कहीं गायब हो जाता है, उसके पीछे भी क्या है, यही केमिस्ट्री है, उसके पीछे ये भी एवेपोरेशन का प्रोसेस ही बेसिकली होता है।
अब इसके पीछे बिहाइंड ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, इसके पीछे केमिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर उधर आसानी से मूव कर रहे हैं। किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ये खुद के साथ भी कोलाइड करते हैं और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ लिक्विड्स ये मैंने डिफरेंट शो किए हैं, ये ऊपर आ गए। हुआ क्या, ये जो नीचे बॉटम में लिक्विड है इनकी होती है काइनेटिक एनर्जी कम, ये जो सेंटर में है इनकी होती है काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट, यानी इन बिटवीन, या आप कह सकते हैं एवरेज। और ये जो सबसे ऊपर मैंने ब्लैक कलर में बनाया है, ये मॉलिक्यूल कौन से हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अब मैंने आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिखाए। जब डिफरेंट लिक्विड्स के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो ये एक साथ जो है वो एक ही तरह की एनर्जी के साथ कोलाइड नहीं करते। कुछ मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करते हैं, कुछ ज़रा एवरेज एनर्जी के साथ मूव करते हैं, और कुछ जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड में, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की एनर्जी कौन सी होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं। उसमें से बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। अब आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो, इसमें देखिए। से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी 2 वैल्यू के लिहाज से। ये तो जिनकी एनर्जी कम है ये 1 वैल्यू के साथ मूव कर रहे हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनकी वैल्यू है 3। अब ज़्यादातर मॉलिक्यूल कौन सी एनर्जी पोजेस करते हैं? वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, यानी कि वो आपस में ही कोलाइड करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए ही इसके अंदर रहते हैं, और आपस में इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं। अब इनमें से जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उनसे वो हो जाती है ज़्यादा, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ब्रेक। जब इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाएंगी तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे, और जब ये सरफेस पर आ जाएंगे तो सरफेस से यहाँ से ये क्या करेंगे? वो ये बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। वो प्रोसेस जिसमें क्या हुआ कि मॉलिक्यूल ने अपनी मॉलिक्यूल अपनी सरफेस पे आ गए, अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको ब्रेक डाउन करके एक सरफेस पर आ गए और वहाँ से एवेपोरेट हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एवेपोरेशन का प्रोसेस। अब बज़ाहिर तो हमने ये क्या कहा, लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, ये बड़ी सिंपल सी बात लग रही थी, लेकिन होता क्या है कि मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे होते हैं तो वो 3 तरह की एनर्जी पोजेस कर रहे होते हैं। 3 तरह की नहीं कह सकते, हम लोग कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं बेसिकली, लेकिन उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ की वैल्यू बहुत कम होती है, कुछ की मॉडरेट होती है, ज़्यादातर की मॉडरेट होती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जीज जो उनसे बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और वो प्रोसेस क्या हमारे पास कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है एवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ये तो हम लोगों ने इसकी पढ़ ली, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। अब ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इस प्रोसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं? जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये हैं, नंबर 1 एवेपोरेशन जो सा है वो हमारे पास यहाँ देखें, मैंने आपको कहा हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड की। इट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? एंडो मीन इनर या अंदर, थर्म मीन हीट, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब हो रही। यानी ये वैल्यू मैंने इसके साथ कुछ भी उन्होंने लगाया, जब किसी के साथ कुछ भी उन्होंने निकाले तो इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू है, यानी सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, पहली बात।
दूसरा पॉइंट ये है कि एवेपोरेशन जो है वो रिवर्स टू कंडेंसेशन है, रिवर्स टू कंडेंसेशन है। रिवर्स टू कंडेंसेशन से मुराद क्या है? रिवर्स टू कंडेंसेशन से मुराद ये है कि ये मॉलिक्यूल कंडेंसेशन में इसमें क्या हुआ, लिक्विड गैस में गया है, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। थर्ड ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इसका क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ यू कैन प्रूव दैट एवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो रही होती है और कंटिन्यूसली हो रही होती है। आप देखें नॉर्मली अगर देखें, अगर मैं आपको बार बार ये जो गीले कपड़े हैं इनकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है और आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप देखें कि गर्मियों में भी अगर हम कपड़े फैलाएं तो वो खुश्क हो जाते हैं, सर्दियों में भी फैलाएं तो वो खुश्क हो जाते हैं, लेकिन दोनों के रेट में डिफरेंस होता है। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हम कपड़े फैलाते हैं, थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो उनसे कपड़ा वो ड्राई हो चुका होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम यही प्रोसेस सर्दियों में करते हैं, इन द विंटर करते हैं, तो होता क्या है हमारे पास ये होता है कि जो कपड़ा गर्मियों में 1 घंटे में ड्राई हो गया था, वही कपड़ा अगर हम लोग विंटर में देखें तो वो कब ड्राई होता है, वो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाते हैं, यानी कि उसके रेट में डिफरेंस आ जाता है। एवेपोरेशन का प्रोसेस होता कंटिन्यूसली, ये रुकता नहीं है। प्रोसेस स्लो हो सकता है, उसकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस रुकता नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हर टेम्परेचर पर होता है। टेम्परेचर इस पे ऑल टेम्परेचर्स पर होता है, बट फ़र्क क्या होता है, इसका रेट फ़र्क होता है। जब होगा टेम्परेचर ज़्यादा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसी के अगर ऑपोजिट देखा जाए, जब हमारे पास होता है, ये आप कह लें कि हमारे पास कंडीशन क्या है इन समर में यूजुअली ऐसे होता है, लेकिन अगर हम विंटर में बात करते हैं, विंटर में इसका टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मली, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कपड़ों के लिहाज से, लेकिन टेम्परेचर हर टेम्परेचर पे, ये सर्दियों गर्मियों का होना ज़रूरी नहीं है। इसके एग्जांपल आपको कपड़ों के लिहाज से इसलिए दे रही हूँ कि आप समर में ये वाली चीज़ बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब नॉर्मली टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है कम, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी कम, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ज़्यादा, तो एवेपोरेशन क्या हो जाएगी कम। तो यू कैन से दैट कि एवेपोरेशन का प्रोसेस होता कंटिन्यूस है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे किस पे कैसे डिपेंड करता है, उसके रेट पे, कि कितने टाइम में, यानी कितना टेम्परेचर था, तो कितने अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कम टाइम में हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो हमारे पास एवेपोरेशन के प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। फोर्थ इसका जो करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। एवेपोरेशन हमारे पास क्या है, ये कूलिंग प्रोसेस है। अब इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी कि आपने गर्मियों में देखी होगी कि हमें जब स्वेटिंग होती है, परस्पिरेशन होती है, तो उसके बाद हमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमें ठंडक फील होती है, कूलिंग फील होती है। होता क्या, होता ये वाला प्रोसेस है। होता ये वाला प्रोसेस कैसे है कि जब जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी ज़्यादा, वो मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस से बाहर निकल गए। हमारे पास ये जो नीचे मॉलिक्यूल बचे हैं, इन सब की काइनेटिक एनर्जी या तो एवरेज है या इनकी एनर्जी कम है, यानी इसके बाद हमारे पास इस सिस्टम में हमारे पास एनर्जी होगी कम। इस एनर्जी को कमी को पूरा करने के लिए ये हमारे पास ये सारा हमने किधर रखा हुआ है, एक इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। इन्वायरमेंट में भी हीट होगी। जब ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं तो इन्वायरमेंट से ये, यानी कि ये मॉलिक्यूल जब मैंने अभी ख़त्म कर ये मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, तो यहाँ सिस्टम से हीट एनर्जी जो से वो इधर आएगी, अंदर की तरफ आएगी। इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, टू कॉम्पनसेट द डेफिशिएंसी, हीट बाहर से अंदर की तरफ आएगी। एज ए रिजल्ट सराउंडिंग का सिस्टम, जो सराउंडिंग है हमारी, जो हमारा सिस्टम की सराउंडिंग्स है, उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब उसका टेम्परेचर लो हो जाता है तो हमें क्या होती है, कूलिंग फील होती है।
मैंने ये बात अब मैं लिख के बताती हूँ आपको कि क्या कहा, कूलिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी ज़्यादा, वो मॉलिक्यूल हो गए एस्केप आउट, बाहर चले गए। जो हमारे पास पीछे रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स थे, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है कम। इसको कॉम्पनसेट किसने किया? इसको कॉम्पनसेट किया सराउंडिंग्स ने, सराउंडिंग की जो एनर्जी थी इसने। एज ए रिजल्ट सराउंडिंग की एनर्जी हो गई कम, तो हम क्या फील करते हैं? कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ही पेपर में आ जाता है। इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये अगर आपको प्रोसेस आ जाता है, अभी तक हमने हाफ इसके किए हैं, मैंने आपको अभी तक इसकी एक्सप्लेन किया, इवेपोरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया, फिर मैंने इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की, देन आपको एक्सप्लेन किया कि इवेपोरेशन का प्रोसेस बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल सा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री है। और वह केमिस्ट्री कैसे है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे करती है। इसको काइनेटिक क्यों कहा? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल है। लिक्विड मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। whenever a molecule move it possess the kinetic energy, तो वो इस वजह से इसका नाम क्या रखा? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके बाद आपको बताया कि इस एवेपोरेशन को जो हमने प्रोसेस पढ़ा, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको बताया कि ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों की इस चीज़ की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। दूसरी आपको मैंने बताया ये रिवर्स होता है कंडेंसेशन से। कैसे? इसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, कंडेंसेशन में गैस किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। फिर आपको बताया कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर आपको बताया कि कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे कि हर टेम्परेचर पे तो होएगा, किसी भी वक्त रुकेगा नहीं, लेकिन इसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। फिर आपको बताया कि ये कूलिंग प्रोसेस है, और कूलिंग प्रोसेस कैसे है? क्योंकि इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाते हैं, रिमेनिंग जो हमारे पास रहते हैं वो लो एनर्जी काइनेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, और उनके इनकी जो डेफिशिएंसी है इनको कॉम्पनसेट करते हैं सराउंडिंग, और एज अ रिजल्ट सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाती है, और हमें कौन सा इफेक्ट आता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। अभी हम लोगों ने इसका हाफ पोर्शन डिस्कस किया, ठीक है। रिमेनिंग इसका हाफ पोर्शन हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उस टॉपिक में अब हमने सिर्फ इसके फैक्टर्स को डिस्कस करना है कि एवेपोरेशन के प्रोसेस में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन के फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आपने प्रीवियस जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो गया, उनको प्रैक्टिस करनी है, और ये हाफ आपने थ्योरेटिकल पोर्शन एवेपोरेशन का करना है।